कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर आनंद मिश्र जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् भयं च लोभं च विजित्य बालकाः पिपृच्छवः मृत्युरहस्यमाकुलाः स्वयं ययुर्यत्र यमालयं पुरा किशोरजिज्ञासुजनिस्थलीं नुमः। आज हमारा ये परम सौभाग्य है कि इस स्थान पर गुरुओं के चरणों के सामने कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। ये एक हिंडोला रहा है मेरे लिए ये स्थान। यहीं पे हम पले बढ़े हैं और आदरणीय प्रोफेसर हृदय रंजन गुरुजी, प्रोफेसर रमेश चंद्र पंडा जी, जिन बचपन से जिनके साथ जो हमको देख रहे हैं, उनके सामने खड़े होकर कुछ बोलने का अवसर मिला है और ये अवसर आपने डॉक्टर उपेंद्र जी ने प्रदान किया। बहुत धन्यवाद, मेरा हार्दिक सौभाग्य। और सबसे अच्छी बात यह है, सबसे आसान बात यह है कि गुरुओं के सामने बोलने में कुछ अगर त्रुटि भी हो जाए तो ऐसा वात्सल्य है कि सब क्षमा करेंगे। इसके साथ हम कुछ जो हमारे मन में बातें हैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। मेरा यहाँ आने का उद्देश्य ये भी है कि इस स्थान में क्या शोध हो रहा है, क्या शोध होने वाला है, उसके बारे में कुछ जाने समझें और उनकी दृष्टि समझें और एक जो एकेडमिक एक्सचेंज है वो आगे बढ़े। कुछ हम अपने बारे में, हमारी पढ़ाई कानपुर आईआईटी से हुई, फिर पीएचडी हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी से हुई। हमारा पुरानी पढ़ाई गणित की, कंप्यूटर साइंस की रही। कुछ थोड़ा हमने संस्कृत और अष्टाध्यायी का भी स्वाध्याय किया और इस तरह से कुछ आगे हम और काम कर रहे हैं। अभी वो हम आपको बताना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं। ये हमारी स्लाइड्स अंग्रेजी में है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन हम व्याख्यान कोशिश करेंगे हिंदी में। तो 3 पक्ष पर हम सोच रहे हैं कुछ बोलें। संस्कृत और कंप्यूटर्स, ये आज का हमारा विषय है। और फिर ये इस स्थान के बारे में हमारी जो जिज्ञासाएं हैं, वेद और विज्ञान ये क्या है, इस पर कुछ 5-10 मिनट हम अपनी बातें रखें आप लोगों के विचार के लिए और 1-2 उदाहरण दें कि भारतीय शास्त्र का जो भविष्य है किस ओर कैसे आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह से हम सोच रहे हैं, इस पर कुछ चर्चा करें। तो पहला तो थोड़ा सा एक तरह से कंप्यूटर टेक्निकल जिसे कहें, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत कि क्या कंप्यूटर के आने से संस्कृत की क्या संभावनाएं हैं संस्कृत के क्षेत्र में और क्या चुनौतियां हैं, इस पर कुछ विचार करें। पश्चिम में इस समय बहुत जोर से एक स्ट्रीम जिसे कहें, एक विधा शुरू हो रही है जिसको कहते हैं डिजिटल ह्यूमैनिटीज़। तो एक तरफ तो ह्यूमैनिटीज़ लेकिन डिजिटल, माने कंप्यूटर से, डिजिटल माध्यम से संबंधित। कंप्यूटर की मदद से ह्यूमैनिटीज़ का पठन पाठन। तो कंप्यूटर एक उपकरण है, एक माध्यम है जिससे हम मानव शास्त्र जो है उसको कैसे और आगे अच्छी तरह से पढ़ सके, समझ सके। इसी संदर्भ में संस्कृत लर्निंग जो है या संस्कृत पठन पाठन कैसे कंप्यूटर से और आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर कुछ विचार करें। इसमें क्या नई संभावनाएं हैं, क्यों हमें ये करना चाहिए। किसी भी बात को करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम लोग भी संबंध चतुष्टय करते हैं, तो क्यों करना चाहिए, इस पर भी कुछ विचार करना चाहिए। और क्या चैलेंजेस हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या किस बात से सतर्क रहना चाहिए, इस पर भी कुछ विचार करना चाहिए। कंप्यूटर ही सब कुछ नहीं है और कंप्यूटर ही सब समस्याएं समाधान कर देगा, ऐसा भी शायद नहीं है। यह कुछ विचार हम करेंगे पहले इसमें। पहली बात तो यह प्रश्न हम लोगों को स्पष्ट रखना चाहिए कि
कंप्यूटर के लिए संस्कृत की संस्कृत के लिए कंप्यूटर। यह संस्कृत कंप्यूटर के लिए बहुत उपयुक्त है, यह प्रश्न एक दूसरा प्रश्न है, और कंप्यूटर संस्कृत के लिए कितने उपयोगी हो सकते हैं ये एक अलग प्रश्न है, अलग पक्ष है। तो हम ये दूसरे वाले पक्ष की आज चर्चा करेंगे। पहले वाले पक्ष को कभी आगे उस पर बैठ के चर्चा हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर संस्कृत के लिए क्यों करना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें यंत्र आ गया, लेकिन उपयोग करने की आवश्यकता नहीं भी हो सकती है। लेकिन इसकी आवश्यकता इसलिए एक तो हो रहा है कि सब लोग करते हैं, इसलिए करना आवश्यक है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम एक स्टैग्नेशन जिसे कहें, साथ में जो टेक्निकल ये है, आपके यहाँ इतना बढ़िया टेक्निकल वो है सारा सामग्री, तो उसको हमें साथ में बढ़ना लेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक मुख्य बात ये है कि ये ज़्यादा सशक्त माध्यम है। सशक्त माध्यम है, अभी तक के हर माध्यम से, पठन पाठन के हर माध्यम से एक सशक्त माध्यम है जो कि नए रास्ते भी खोल सकता है। यह मूल बात, न्यू पर्सपेक्टिव, जो अभी तक हम नहीं सोच रहे थे, जैसे प्रश्न अभी तक हम नहीं उठा रहे थे, जो बातें हम अभी तक नहीं कह पा रहे थे, वो भी शायद हम इस माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी की मदद से कह सकते हैं। इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। एक दो उदाहरण हम अभी बताएंगे, और कुछ नए रास्ते जो अभी तक सर्वथा शायद हम लोगों ने नहीं देखे, ये नए रास्ते भी खुल सकते हैं। और तीसरी बात यह भी है कि बहुत सारी चीजें जो अभी तक क्लिष्ट हैं, अभी तक कठिन हैं, अभी तक श्रम साध्य हैं, वो क्लिष्टता कम होती है, श्रम कम होता है। एक छोटा सा ये कि अभी तक क्या हो रहा है इस क्षेत्र में और हमको आगे किस तरफ बढ़ना चाहिए। 3 तरह के मुख्य बातें हो रही हैं अगर देखें कंप्यूटर और संस्कृत से संबंधित। एक तो जो प्रायः सब लोग, हम लोग अब कर रहे हैं कि कंप्यूटर टाइपिंग का काम करता है। हम अपना चाहे पत्र हो, पीएचडी हो, उसको टाइप कर रहे हैं, उस संस्कृत टेक्स्ट भी टाइप हो रहे हैं, और इसमें भी बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसे कि आपके कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर में अगर फाइल आती है तो सब तिरछा दिखने लगता है। ये सारी परेशानियां हैं जिसको कि अभी सॉल्व करने में और प्रयास की आवश्यकता है। तो हम सभी लोग ये कर रहे हैं। दूसरा एक जो बड़ा काम हो रहा है वो है डेटाबेसेस तैयार करना। जो हम नॉलेज है उसको स्टोर करना, डेटाबेस तैयार करना, एनोटेशन करना, कैसे हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट करें, उसकी प्रक्रिया करना। और उदाहरण अगर देखें तो मान लीजिए कि अगर एक पंक्ति है संस्कृत की, उसको हमने टाइप किया, ये तो हुआ पहला चरण। दूसरा चरण जो एनोटेशन का है, यह पंक्ति महाभाष्य की है, यह बात भी बताई। यह पंक्ति प्रथम अध्याय की है, यह बात बताई। यह पंक्ति में यह शब्द जो है वो स्थान के नाम को इंगित करता है, यह बात बताई। तो ये प्रक्रिया होती है एनोटेशन की, कि कैसे हम यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है, जो हम जानते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। ये एक बड़ा क्षेत्र है जिस पे बहुत काम हो रहा है, विभिन्न विश्वविद्यालयों में हो रहा है। आज तो हम लोगों के पास समय कम है, लेकिन और लोग भी या हम भी कभी समय रहेगा तो इस पर व्यापक वो चर्चा कर सकते हैं। और तीसरा एक क्षेत्र है, वो क्षेत्र है जो कि कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स जिसे कहते हैं, संगणकीय भाषा शास्त्र। कि कैसे लैंग्वेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर में हो, ऐसे प्रोग्राम्स बनाए। जैसे कंप्यूटर समझे कि यह एक्टिव वॉइस का ये कर्तृ प्रयोग है, ये जो है पैसिव वॉइस का प्रयोग है, कंप्यूटर समझ के एक तरह से उत्तर दे। अन्य भाषाओं में ये बहुत काम आगे हो चुका है। जैसे आजकल देखिए, आप
सब लोग इस्तेमाल करते हैं जो गूगल मैप्स का रास्ता बताता है, तो जो कहते हैं अब दाएं घूमो, अब बाएं घूमो, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, तो ये लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, कंप्यूटेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक बड़ा क्षेत्र है, जो कि मैप से भाषा का जो गैप है कि वो कंप्यूटर में एक तरफ मैप स्टोर्ड है और दूसरी तरफ अब ये दायां इसको हिंदी में या अंग्रेजी में या जर्मन में या किसी भाषा में यह जब घूम रहा है, गाड़ी घूम रही है या व्यक्ति घूम रहा है, तो वो उसको मैप पे पढ़कर समझना और उसको भाषा में कह देना, ये जो है जहां पे भी भाषा आ रही है वहां पे लिंग्विस्टिक्स है, और वहां और कंप्यूटर से अगर काम हो रहा है तो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है। दूसरा उदाहरण देखें, कई बार अब ऑटोमेटिक आंसरिंग मशीन्स होती हैं। पश्चिम में तो बहुत हो गया है, यहाँ पे भी अब धीरे धीरे आएगा क्योंकि कंपनी इस पश्चिम की है। आप फोन करेंगे, दूसरी ओर व्यक्ति नहीं बैठा है, एक प्रोग्राम है, तो अब वो एक बड़ा क्षेत्र है। आप जो बोल रहे हैं उसको रिकॉर्ड करके, उसको इंटरप्रेट करके, आपका प्रश्न क्या है उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ के उसको फिर भाषा में कन्वर्ट करके उसको उत्तर देना। तो ये सारे क्षेत्र हैं जो कि भाषा और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं कि इंटेलिजेंस लेकिन आर्टिफिशियल, ह्यूमन नहीं, कंप्यूटर की तरफ। तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कि प्रायः रिसर्च का क्षेत्र है, और पहले दो जो हमने बताए ये एक तरह से टेक्निकल चीजें हैं, टूल्स हैं, और तीसरा जो है ये ज्यादा रिसर्च का क्षेत्र है। हमारे संस्कृत के क्षेत्र में जैसे दो चार हमने उदाहरण लिस्ट के, डेटाबेसेस के, लाइब्रेरी के रिसोर्सेज हैं, तो इसी तरह डिजिटल प्रिंटिंग है, पुस्तक कागज के रूप में नहीं लेकिन अब तो किंडल है जिनके पास, या ई फॉर्म में पब्लिश करना। इसी तरह कैम्ब्रिज डिजिटल लाइब्रेरी जो है वहाँ पे बहुत बड़ा मैन्युस्क्रिप्ट्स का कलेक्शन जो है उसको स्टोर किया है, और आप लोग भी कर ही रहे हैं ये सब काम। सरेत और ग्रेटिल एक बहुत बड़ा वो है डेटाबेस जहाँ पे संस्कृत के ग्रंथ टाइप करके अवेलेबल हैं, और 4,500 से ऊपर महाभारत, रामायण, शतपथ ब्राह्मण जितने ग्रंथ हैं जिन लोगों ने टाइप किया है वो अवेलेबल हैं, और जो पूरी विश्व के विद्वान और विद्यार्थी ये कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला, अभी भी चल रहा है, कोलोन यूनिवर्सिटी जर्मनी की है, जो कि डिजिटल संस्कृत डिक्शनरीज, तो ये जितनी डिक्शनरीज हैं आपकी, चाहे शब्दकल्पद्रुम हो, चाहे वाचस्पत्यम हो, चाहे पीटर्सबर्ग की जो वाटर बुक है वो हो, या इसकी आपकी आपटे का कोश हो, जितने भी कोश हैं उन्होंने उसकी एक डेटाबेस बनाया है। एक अभी नया एक है नाकट्राक्स वाटर बुक, माने ये एक शब्दकोश है जो कि ये मेरे ख्याल से हाले यूनिवर्सिटी जर्मनी में है, उसका एक प्रोजेक्ट था पिछले 4 वर्ष, जो उन्होंने शब्दकोश ही नहीं लिया बल्कि किसी पुस्तक में कोश होता है, किसी एक विशेष, मान लीजिए शतपथ ब्राह्मण का किसी ने एडिशन है, और शतपथ ब्राह्मण का जो कोश है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए, उस ऑथर ने, उस एडिटर ने जो कोश बनाया अपने इस पुस्तक का, तो उन्होंने करीब 4-5 हजार पुस्तकें ऐसी ली, और उन पुस्तकों में जो इंडेक्स है, जो जिसको कहते हैं कोश है, वो कोश को इंक्लूड किया। तो एक ही शब्द का एक कोश में जो, चाहे उसकी पीटर शब्दकल्पद्रुम में अर्थ आ रहा है, लेकिन अगर अभ्यंकर ने किया है तो अभ्यंकर का ये अर्थ इस तरह से। इसी के साथ साथ अब नया एक जो आ रहा है कि कैसे ग्रंथ को हम विजुअलाइज करें। पुस्तक के फॉर्म में तो 2 डायमेंशनल है ग्रंथ, लेकिन कंप्यूटर में हम उसको कई डायमेंशन में विजुअलाइज कर सकते हैं। हम इस पर हम अभी 2 मिनट में कुछ और थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये कुछ हमने उदाहरण रखे, ये कैसे विशेष है। एक तो हुआ कि हमने टाइप करके प्रिंट कर दिया। टाइप करके प्रिंट कर देना तो मतलब खाली जैसे कहें कि हवाई जहाज से यहाँ से लंका जाना, इतना ही हुआ।
इतना ही उसका जो कैपेसिटी है, हवाई जहाज से आदमी बहुत दूर तक जा सकता है, लेकिन उसका उपयोग खाली लंका जाने तक के लिए करना है, टाइप करके प्रिंट करना कंप्यूटर से। लेकिन ये ज़्यादा और क्या हो सकता है, इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। एक तो अगर हम देखें तो जो ग्रंथ को की रक्षा और उसका कम्युनिकेशन, जो कैसे हम कम्युनिकेट करें, तो उसमें 4 मूल स्टेप्स समझ में आती हैं। प्रथम तो ओरल, जिसे हम कहते हैं मौखिक, गुरुमुखोच्चारणानुच्चारण से हमने वेद सीखे। इसी तरह हम अन्य ग्रंथ भी पढ़ते हैं जो कि कंठस्थ रहते हैं, सूत्रबद्ध हैं, लिपिबद्ध हुए। तो दूसरा चरण जब लिपि आई, और ये मेरे विचार में अगर मनुष्य का इतिहास देखें तो ये सबसे महत्वपूर्ण माने जिसे कहें एक चरण है स्क्रिप्ट, चाहे दुनिया में कहीं भी आए। अब लिखने से हुआ क्या कि ग्रंथ हमारे बाद भी स्थिर है और दूसरे के हाथ में भी जा सकता है। तो एक तरफ थोड़ी अपने से दूरी बढ़ी और दूसरी एक्सेसिबिलिटी बढ़ी और कम्युनिकेशन बढ़ा, जो कि पत्र लिख के दिया। तीसरा चरण इसी प्रक्रिया में देखें तो ये भी जैसे कालजयी जो एक तरह से इन्वेंशंस होते हैं, ये मानते हैं विश्व में कि पिछले 1000 वर्षों में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई इन्वेंशन हुआ तो वो क्या है, एक वो है प्रिंटिंग। हाँ, योहानिस गुटेनबर्ग जहां हम रहते हैं उससे 100 किलोमीटर दूर माइंस स्थान है, वहां पे उसने 1439 में उल्टे अक्षर ढाले, उल्टे अक्षर देख के ढाला और प्रिंटिंग शुरू की, और उससे जो विश्व का इतिहास है वो बदला। हाँ, यूरोप में जैसे रिफॉर्मेशन आया, रिनेसां आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया, तो उसके मूल में यह प्रिंटिंग जिसे कहें सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान का प्रसार, क्योंकि महत्वपूर्ण सबसे क्या है, ज्ञान, और कैसे उसका प्रसार संभव हुआ, यह प्रिंटिंग से शुरू हुआ। उसी क्रम में हमारे यहाँ टाइपराइटर हैं। अब के जो समय है उसमें कंप्यूटर एक, मेरे विचार में एक नया माध्यम है इसी कड़ी में जो कि आ रहा है। अब अगर देखें इन चारों को तो एक चीज समझ में आती है कि अगर एक इस तरह से एक्सिस देखें तो पहले ग्रंथ कंठस्थ है, हमारे पास है, बहुत निकट है, लिख के छोड़ दिया तो थोड़ा दूर गया, प्रिंटिंग करके बहुत सारे ऑथर्स भी होते हैं, वो 10 साल पहले उन्होंने पुस्तक क्या लिखी स्वयं भूल जाते हैं, और लेकिन प्रसार बढ़ा। तो एक तरफ ग्रंथ दूर हो रहा है हमसे और दूसरी तरफ लेकिन प्रसार हो रहा है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है, उसकी सहज रूप से संभव है उसको एक्सेस करना। कंप्यूटर में भी यही बात है। अब ये प्रश्न हम लोगों को सोचना होगा कि प्रसार तेजी से है, 1 सेकंड में कोई भी ग्रंथ आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन विचार करना की बात है कि इससे हमारे शास्त्र को कितना लाभ हो रहा है, हमको कितना लाभ हो रहा है, इस पर विचार करना और उसको उस हिसाब से इस्तेमाल करना, ये प्रश्न है। तो 3 चीज देखें, एक तो है प्रॉक्सिमिटी कि कितना ग्रंथ, पुस्तकस्थस्तु या विद्या परहस्त गतम धनम का जो सुभाषित आया वो इसीलिए आया कि कंठस्थ नहीं है, पुस्तकस्थ है, तब तो फिर ये परहस्त गतम धनम की तरह से। तो प्रॉक्सिमिटी। दूसरा अवेलेबिलिटी या डिसेमिनेशन, प्रचार कितना हो रहा है, और तीसरा कि कितनी तेजी से वो आगे बढ़ रहा है और कितना आसानी से एक्सेसिबल है। इसमें अगर देखें तो अगर हम ये आगे बढ़ाते हैं तो जो मौखिक है उसमें प्रॉक्सिमिटी ज्यादा है लेकिन अवेलेबिलिटी और मल्टीप्लिसिटी कम है। रिटेन में प्रॉक्सिमिटी थोड़ी कम हो रही है, अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। प्रिंटिंग में ये बहुत तेज है लेकिन शायद प्रॉक्सिमिटी कम हो रही है। और कंप्यूटर में अब हम लोगों को ये प्रश्न उठाना है, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जब हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने शास्त्रों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये प्रश्न भी उठाना पड़ेगा कि सब कुछ कंप्यूटर में डाल दिया, फिर इससे तो शायद और हम भूल गए,
तो क्या हमें ये अभीप्सित है? और अगर हमको कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है तो किस प्रकार से उसका इस्तेमाल करें कि प्रॉक्सिमिटी भी बनी रहे, शास्त्र हमारे पास भी रहे। हमारे पास रहने से मतलब है कि हमारे पास और विदेशियों के पास, ये मतलब नहीं, हमारे पास मतलब पाठक के पास रहे, और दूसरा उसकी अवेलेबिलिटी भी बढ़े, तुरंत एक्सेस, वो तो है ही है, और मल्टीप्लिसिटी भी बढ़े। मल्टीप्लिसिटी से मतलब कि अब हमारे यहाँ एक नए माध्यम से ये हो सकता है कि हम एक से ज्यादा विचार संकलित कर सकते हैं। हाँ, तो ये प्रश्न हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम कंप्यूटर और संस्कृत या संस्कृत के ग्रंथों पर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इस पक्ष को ध्यान में रखना आवश्यक है। क्यों संस्कृत में ये क्यों आवश्यक है और ये क्यों संभव है? हाँ, जो संभावनाएं हैं, अगर देखें तो कंप्यूटर के आने के बाद ग्रंथ क्या है, ये प्रश्न उठाएं। टेक्स्ट क्या है? भाई, छपी हुई किताब ही तो खाली टेक्स्ट नहीं है। टेक्स्ट उसको जो पढ़ रहा है, वो जो ग्रंथ पढ़ है, चाहे छपा हुआ शतवत ब्राह्मण हो, उसको पढ़ने वाला और उसको पढ़ने का प्रकार, मेथड, किस प्रकार से उसको पढ़ रहा है और कौन से रिसर्च क्वेश्चंस रेज कर रहा है, उस ग्रंथ पे क्या खोज रहा है, हमारे प्रश्न क्या हैं उस ग्रंथ को लेके। आप भगवत गीता को ले लें और दुनिया के हर क्षेत्र के हर प्रकार के प्रश्न आप उठा सकते हैं। तो आपका प्रश्न किस प्रकार का है, किस क्षेत्र का है, और उसको अप्रोच करने का मेथड क्या है, तरीका क्या है, प्रकार क्या है, ये तीन मिलकर एक कड़ी बनी। और वो तीनों मिल के एक जो यूनिट है, वो हम अब एक तरह से तो खाली डिजिटाइजेशन का मतलब ये नहीं कि इसको हमने टाइप कर दिया और डेटाबेस बना दिया। डिजिटाइजेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि अमुक व्यक्ति ने इस ग्रंथ को इस तरह से पढ़ा और ये उसकी समझ में आया। तत्वमसि ही ले लें, एक उदाहरण ले लें। हमारे यहाँ योग विभाग होता है व्याकरण में, वो यहाँ ऊ है, एक कहाँ पे हम दंड लगाएंगे तो कोई कहेगा इधर एक सूत्र है, कोई कहेगा दो सूत्र है। तो यह जो मल्टीप्लिसिटी है, यह जो प्लुरैलिटी है, यह अब संभव कर सकते हैं कि इस तरह के डेटाबेस बनाएं जिसमें ये बात भी इंक्लूड करें, न केवल कि ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ को पढ़ने वाला कौन है, इस ग्रंथ पे उठाने प्रश्न कौन से उठ रहे हैं और कौन किस तरह से उसको पढ़ रहा है, ये मिलके उसको अगर रिकॉर्ड करेंगे, फायदा क्या होगा उससे? एक तो ये संभव है, संभव इसलिए है कि कंप्यूटर में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है, मेमोरी की पॉसिबिलिटी है। फायदा ये होगा कि एक जो अगर हम देखें कि ज्ञान का जो बेसिक नेचर है वो है कि निरंतर रिसर्च का भी निरंतर आगे बढ़ना, निरंतर परिशोधन उसका हो रहा है, निरंतर हम अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, बदल रहे हैं। और वो चीज संभव होगी तब जब हम किसी ग्रंथ को इस तरह से देखेंगे। नहीं तो हमने एक बार फिक्स करके रख दिया और वही है, तब तो फिर चाहे आप मातृका देखें, चाहे मैन्युस्क्रिप्ट देखें, 3 मैन्युस्क्रिप्ट हैं, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट को इस व्यक्ति इस तरह से पढ़ रहा है। इस प्रक्रिया से हम एक जो विशेष संभावना हमें समझ में आ रही है वो ये है हमारे क्षेत्र में कि हम लोग कैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शास्त्रों को नए तरह से कंप्यूटर की मदद से पढ़ने पढ़ाने की दृष्टि से। अब उसमें जैसे उदाहरण देखें, जब हमने अगर शंकराचार्य की लाइब्रेरी क्या थी, अगर ये प्रश्न उठाएं, शंकराचार्य की भूगोल की नॉलेज क्या थी, किस क्षेत्र से उनका परिचय रहा होगा, अगर ये प्रश्न उठाएं। अब हम अन्य अगर शंकराचार्य के सभी ग्रंथों को
इस प्रकार से सही ढंग से कंप्यूटर में डाला तो हम ये कह सकते हैं कि अमुक विद्वान के हिसाब से, अमुक विद्वान के हिसाब से, ये महत्वपूर्ण है, ये पक्ष है, अमुक विद्वान के हिसाब से शंकराचार्य की भौगोलिक जो क्षेत्र था वो ये था। वो इससे समझ में आएगा कि जब वो ग्रंथ पढ़ रहा है तो जहां उसको एक भौगोलिक शब्द दिखे उसको वो उस तरह से एनोटेट करेगा, टैग करेगा, ये कहेगा कि चलो बंग है तो हम इसको बंग क्षेत्र समझ रहे हैं, अंग है तो इसको हम वेदांग वाला अंग नहीं समझ रहे हैं, अंग क्षेत्र समझ रहे हैं। ये जब दूसरा व्यक्ति उसको वेदांग वाला अंग भी समझ सकता है, लेकिन जो पॉलीसेमी है, जो शब्द के एक से ज्यादा मतलब हैं, उस हिसाब से अंग को इस व्यक्ति ने, इस विद्वान ने ये कहा कि शंकराचार्य अंग देश से भी परिचित थे या अपने शास्त्र में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो ये छोटे एक आध उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि नए तरह के प्रश्न भी हम लोग उठा सकते हैं, नए तरह के जैसे किसी टेक्स्ट का जियोग्राफिकल रीच क्या है, किस क्षेत्र में प्रियतद्धिता दाक्षिणात्या अगर कह रहे हैं तो अब वो कात्यायन दाक्षिणात्य हैं, महाभाष्यकार किस एरिया के हैं, तो उसका जियोग्राफिकल रीच क्या है, इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि कंप्यूटर का जो माध्यम है ये बड़ा सशक्त माध्यम है, अगर हम लोग सही तरह से इसको विचार पूर्वक अगर इसका इस्तेमाल करें। मेरे विचार में कंप्यूटर के हिसाब से हम लोगों को बदलना नहीं चाहिए, आस्तीन के हिसाब से बाह नहीं काटनी चाहिए। हमारे जैसे शास्त्र पढ़ने की प्रक्रिया है, पठन पाठन की प्रक्रिया है, हम जिस तरह के प्रश्न उठाते हैं, हम जैसे विचार करते हैं, हमारे विचार का जो तरीका है उसको हम कंप्यूटर उस हिसाब से प्रोग्राम बने, उस हिसाब से हमारे कंप्यूटर हमारे पीछे पीछे चले, हम पीछे पीछे उसके न चलें। यह बात हम लोगों को, नहीं तो फिर हम लोग जैसे आपकी आइडेंटिटी आधार पत्र है, बस उतनी ही है, तो वही आधार पत्र वाली आइडेंटिटी होती जाएगी किसी ग्रंथ की भी। तो चूंकि कंप्यूटर में बस इतना ही संभव है तो उतना ही रखना पड़ेगा, तो उससे ह्रास होगा, उससे परेशानी आएगी, ग्रंथ के शास्त्र के प्रति हमारा पूरा दायित्व का निर्वाह नहीं हो पाएगा। हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो इसलिए ये बात भी हम लोगों को, जब हम कंप्यूटर का कोई प्रोजेक्ट करते हैं, काम करते हैं, तो उस पर और अपने जो लर्निंग और टीचिंग स्टाइल है, साइकिल है, उसमें कंप्यूटर इंटीग्रेट हो। जैसे कलम दवात इंटीग्रेट हुआ, जैसे उससे हम थोड़ा बदले, लेकिन वो बदलाव बहुत ज्यादा ना हो कि हम कंप्यूटर के हिसाब से सब कुछ एडजस्ट कर रहे हैं। और कोई एक प्रोग्राम, एक तरह से अगर डेटाबेस बन रहा है, एक ग्रंथ का बन गया, तो अगले प्रोजेक्ट में उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए, उसको इंप्रूव करना चाहिए और कहना चाहिए ये बात समझ में नहीं आ रही, ये बात उसमें इंक्लूड नहीं हुई, और उसका परिष्कार होना चाहिए। नहीं तो हम लोग खाली एकेडमिक क्लर्क्स की तरह से खाली एक किसी ने परिपाटी बना दी और उसी पर इनपुट करते चले गए। तो ये तो थोड़ा जो हमको बात कहनी थी, क्योंकि प्रायः कंप्यूटर का एक ऐसा वो होता है कि अब जैसे कंप्यूटर है संस्कृत के लिए सबसे उपयुक्त है, ये बात सुनने को मिलती है, संस्कृत जैसे कंप्यूटर ही की भाषा है, ये बात सुनने को मिलती है। तो इन सब जो स्टेटमेंट्स हैं, इस पे धीरज से विचार करना चाहिए और इस पर ये भी देखना चाहिए कि इससे हमारी शास्त्र परंपरा आगे बढ़ रही है कि हम किस तरह से नए माध्यम के हिसाब से अपने को बदल रहे हैं। और अगर बदल रहे हैं तो भी कम से कम इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए बदले। मेरा ये कहना है, बदले ना, ये हम नहीं कह रहे हैं, बदल रहे हैं तो कम से कम समझें कि हम बदल रहे हैं, बिना समझे बदल जाना ये मुश्किल हो जाए। 5 मिनट, चूंकि ये आपका नया एक बहुत बड़ा जो इफर्ट है ये शुरू हो रहा है, हो गया है, और बहुत काम आगे, एक मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये,
इसलिए भी बड़ा प्रोजेक्ट है कि वेद और विज्ञान और वेदों को नई दृष्टि से शायद देखना, या वेद, वेदांग, उपवेद जो भी शास्त्र हैं उसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखना, ये जो एक प्रोग्राम है, ये जो एक प्रोजेक्ट है, इसको भी हम लोगों को इसके ऊपर भी थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। और मेरा जो विचार है वो हम थोड़ा सामने रखना चाहते हैं। एक बात तो हमको समझ में आई, आज थोड़ी बात भी हुई और स्पष्ट हुई, वो ये कि ये तो निश्चित है कि जो हमारे वेद, वेदांग, उपवेद हैं वो उनमें साइंटिफिक, जिसे कहें वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं। हाँ, उस समय की केमिस्ट्री हो, उस समय की एस्ट्रोनॉमी हो, उस समय की स्थापत्य हो, उस समय का जिसे हम आजकल फिजिक्स कहते हैं, ये प्रक्रिया हो, ये तो स्पष्ट है। शायद यही कारण रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है आपकी बात आज सुन के, कि जब हम लोग बाद के उपनिषदों में पढ़ते हैं, शायद मेरे ख्याल से मुंडक में है कि अब मुझे स्मरण नहीं आ रहा, द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचा अपराचा। अब द्वे विद्ये कह रहे हैं, परा और अपरा विद्या, और तत्र अपरा विद्या है वेद वेदांग, एंड पराचा यत् तदक्षरम अधिगम्यते। अविद्या है और विद्या है। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययाम मृतम अश्नुते। तो अविद्या क्या है? अविद्या मेरे विचार में ये एक तो हुई बाद में शंकराचार्य के अध्यास और अविद्या, लेकिन ये जो वेद वेदांग हैं, हाँ, यह भी एक तरह से मुझे जो लगता है कि एक उस समय भी एक डायलॉग चल रहा है, या डायलॉग शुरू हो रहा है। एक ग्रुप है जो वैदिक साइंसेस को फॉलो कर रहा है, और बाद वाला नहीं, जो दूसरा ग्रुप है जिसे कहें, वो अपरा विद्या और परा विद्या की बात करता है, यत् तदक्षरम अधिगम्यते। और दूसरा जो है अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाना पर्यंती मूढ़ा, ऐसे कह रहे हैं, अंधे नैव नियमाना यथांधा। तो अगर इस दृष्टि से देखें तो पहले भी दो दृष्टियां बढ़ रही हैं। एक है रिटेंटिव नॉलेज की, कैसे रक्षा करें, जो वैदिक वेद क्या है, कैसे तारतम्य बना रहे, रक्षा ऊह आगम व्याकरण का या वेदांग का मूल क्या है। अंग है वेद के तो ये समझ में आया, लेकिन एज ए मेथोडोलॉजी वेदांग जो है मुझे समझ में आता है वो कि किसी भी फेनोमेनन की रक्षा हम कैसे करें। चाहे वो शयनचित हो तो शयनचित की रक्षा कैसे करेंगे, उसको हमने अलग अलग किया, ईंट पत्थर उसके किए, उससे ज्योमेट्री आगे निकली। लेकिन कैसे हम एनालाइज करें, व्याकरण भी है, कैसे हम भाषा को एनालाइज करें। संहिता पाठ से पद पाठ बनाए, पद से प्रकृति प्रत्यय विभाग है, अन्वाख्यान है, एनालिसिस और रूल बेस्ड सिंथेसिस। हाँ, उसको फिर वापस ईंटें जोड़ी, लेकिन जो ईंट जुड़ी वो रूल बेस्ड है। तो ये जो साइकिल है, एक तरह से ये साइकिल है कि पहले हमने उसको एनालाइज किया जो वाक्य है, और फिर हमने उसको आइडेंटिफाई किया। एक ईंटों की ये तिरछी है, ये चौकोर हैं, ये गोल हैं, इसी तरह ये प्रत्यय है, ये लकार है, ये लट प्रत्यय है, ये प्रातिपदिक है, ये उसकी कैरेक्टराइजेशन और फिर रूल बेस्ड उसकी सिंथेसिस। तो ये जो रक्षा का प्रक्रिया उन्होंने बनाई, किस लिए बनाई? कि हम शिष्ट प्रयोग की रक्षा करना चाहते हैं, हम वेद की रक्षा करना चाहते हैं, हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं। हाँ, अपनी रक्षा इस अर्थ में एक नई सोटेरोलॉजी है कि मृत्यु के बाद हम पूर्वज के योनि में गए और आगे हमारे जो वर्ण व्यवस्था है उसके हिसाब से हमारी लाइन आगे चलती रही। तो ये जो सातत्य है, ये जो लाइन है, ये जो कंटिन्यूटी है, इसकी रक्षा के चलते ही जो है, ये सारा कॉन्सेप्ट
जैसे कहें जो पूर्व जिसको क्या कहते हैं हम अंग्रेजी में एंसेस्टर्स, जो हमारे पुरखे हैं उनके योनि में गए इस तरह से। तो अगर देखें ये एक पैराडाइम है, ये विचार का एक प्रकार है। और एक दूसरा प्रकार आ रहा है जो कि ट्रांसेंडेंटिंग नॉलेज है। हाँ, क्या मैत्रेयी कह रही है, क्या जाने कि सब जान जाए ना, ये ना हम नामृता से हाँ, अमृतत्व। तो एक है मृत को वो अमृतत्व की ओर, तो वो एक लिबरेटिंग, मोक्ष, ट्रांसेंडिंग नॉलेज है जो कि दूसरी तरह की नॉलेज है। मेरा कहने का मतलब है ये दो फैकल्टीज दिख रही हैं, उस समय भी दिख रही हैं और अभी भी हम बना रहे हैं। ये सारा कुछ एक ही है, सब कुछ ब्रह्म विद्या ही है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो ये दो प्रकार दिख रहे हैं, दो फैकल्टीज दिख रहे हैं, एक लीनियर लाइन की रक्षा और एक ट्रांसेंडिंग मोक्ष की रक्षा। हाँ? अगर भगवत गीता में देखें प्रथम अध्याय में 3 प्रश्न उठा रहे हैं अर्जुन कि वर्ण संकर होगा, लुप्त पिंडोदक होगा और द्रोण और भीष्म को नहीं मारेंगे। ये क्या चिंता है? ये चिंता है, ये लाइन खत्म हो रही है। अर्जुन अपने मरने की चिंता नहीं है, क्षत्रिय हर दिन मरने को तैयार है, लेकिन मृत्यु ये है कि लुप्त पिंडोदक होगा और वर्ण संकर होगा, तो पास्ट भी गया, फ्यूचर भी गया। हाँ, और ये लाइन खत्म होएगी, ये रक्षा नहीं हो पाएगी, वो चिंता है। और भगवान का उत्तर है ब्रह्म जो है, आत्मा जो है वो अमर है। तो वो ट्रांसेंडिंग उत्तर है। ये डायलॉग भी वहां पे भी दिख रहा है। तो मेरा मतलब है कि 2 प्रकार की विद्याएं तो दिख रही हैं। जो आप लोग अभी ये प्रकार शुरू कर रहे हैं, साइंस, विज्ञान, तो ये विज्ञान शास्त्रीय दृष्टि से अगर देखें तो ये विज्ञान क्या है, इस पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। चर्चा हो सकता है हुई भी हो, मुझे मालूम ना हो, लेकिन ये विज्ञान जो अविद्या या अपरा विद्या वाली बात है, वेद वेदांग वाली है, वो विज्ञान है। ये विज्ञान जो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा शंकराचार्य कह रहे हैं, और ज्ञानम तो शास्त्रोक्त पदार्था नाम परिज्ञानम, विज्ञानम तो तथा एव स्वानुभव करणम। तो स्वानुभव करण करने वाली जो विज्ञान है उसकी बात है। ये तो एक पक्ष हुआ, ये शास्त्रीय दृष्टि से हम लोगों को विचार करने की आवश्यकता। दूसरा, अभी के समय में साइंस क्या है और साइंस की उम्र क्या है, साइंस की गति क्या है और साइंस की रीच कितनी है, इस पर भी विचार करना चाहिए। साइंस का एक विशेष मेथड है जो कि साइंस है, साइंटिफिक मेथड है। हाँ, प्रकृति को हम कैसे, प्रकृति का रहस्य कैसे जाने, उसकी प्रक्रिया साइंस है, अगर साधारण शब्द में। इसी तरह जर्मन जो इंडोलॉजिस्ट थे, उन्होंने विसनशाफ्ट शुरू की, टेक्स्ट क्रिटिकल की, ग्रंथ का रहस्य को कैसे जाने, तो वो एक साइंस हुई। हाँ, वो साइंटिफिक तरह से ग्रंथ पढ़ रहे हैं अगर कहते हैं, तो मतलब क्या है कि ग्रंथ के रहस्य को हम कैसे जाने, जो ऑथर है वह ऑथर है, उसको हम कैसे पकड़ें टेक्स्ट क्रिटिकल मेथड से, तो वो एक विसनशाफ्ट या साइंस की बात है। अब विज्ञान एक विशेष प्रकार से चिंतन की प्रक्रिया है, और ये एक विशेष प्रकार के चिंतन की प्रक्रिया है। ये बात फिलोसोफर्स ऑफ साइंस कह रहे हैं अभी के। वो ये कह रहे हैं कि विज्ञान भी इस प्रकार से, उसका डायनामिक्स है, उसकी गति ऐसी है, वो भी इसलिए है कि न्यूटन ऐसा सोचता था इसलिए इस निष्कर्ष पर आया, आइंस्टाइन इस प्रकार से सोचता था इसलिए इस निष्कर्ष पे आया। यही निष्कर्ष सर्वमान्य है, ये किसी ने, कोई साइंटिस्ट नहीं कहता है, आइंस्टाइन भी नहीं कहता है, लेकिन इस प्रक्रिया से, इस विचार दृष्टि से इस निष्कर्ष पे आया। तो जो फिलॉसफी ऑफ साइंस वाले हैं वो ये कहते हैं कि साइंस भी एक विचार करने की एक विधा है, एक प्रक्रिया है। अब हम लोगों को यह प्रश्न उठाना चाहिए, जब हम विज्ञान और वेद और विज्ञान की बात, तो फिर वही कि अगर हम आज के विज्ञान के मापदंड पर पुराने शास्त्रों को ढालने लगेंगे
तो फिर वही बात हो जाएगी आस्तीन के हिसाब से बांह काटना। और एक खतरा यह भी हो जा सकता है कि पुराने जो मापदंड हैं उसको भूल भी जाएं। यह दृष्टि भी स्पष्ट रखनी पड़ेगी कि आज का विज्ञान का मापदंड है ये 300 साल, 400 साल, 500 साल पुराना है। और चूंकि हवाई जहाज उड़ रहा है, चूंकि कंप्यूटर चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यही एकमात्र विचार की प्रकार है और यही एकमात्र विश्व में या जीवन का एक तरीका है। हाँ, हो सकता है उससे सर्वथा भिन्न भी एक तरीका हो, सर्वथा भिन्न भी एक मार्ग हो जो कि हम इग्नोर कर दें, जिस पर हम ज्यादा ध्यान न दें, क्योंकि हम इस मार्ग को के अनुगामी होना चाहते हैं। तो मेरा मतलब है वेद विज्ञान के पीछे जाएं कि विज्ञान वेद के पीछे जाएं, इस बात पे भी हम लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। नहीं तो फिर हम अभी के विज्ञान की सर्वथा दासता स्वीकार कर लेंगे, जो कि जरूरी नहीं। अभी के विज्ञान ने बहुत दिया लेकिन बहुत छीना भी, और यही एकमात्र मानव के लिए एक जिसे कहें सब उसका सॉल्यूशन है, ऐसा भी नहीं है। अभी का विज्ञान व्यक्ति को जैसे देखें तो एकदम किनारे कर देता है। हाँ, अभी के विज्ञान में वस्तु परक है, और अगर हम अपने शास्त्रों को देखें तो ये वस्तु परक होना, व्यक्ति परक होना, ये भेद ही कई बार नहीं है ना। तो सांख्य में देखें तो पूरा मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ प्रकृति के अंतर्गत है। तो उसमें वस्तु और व्यक्ति का भेद थ्योरेटिकली है ही नहीं। तो इन सारे पक्षों पर भी हम लोगों को विचार की आवश्यकता है कि विज्ञान है क्या, विज्ञान का प्रकार क्या है, और इस प्रकार में हम कितना इसका अनुगामी होना चाहते हैं और कितना नहीं होना चाहते हैं। और ये चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ कहना ये भी आवश्यक है। मेरे विचार से भारत में अब ये धीरे धीरे समय आ रहा है और एक बहुत बड़ा दायित्व आ रहा है कि भारतीय विद्वान, भारतीय चिंतक अपनी बातों को पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ सामने रखें, और खाली पश्चिम में जैसे विद्वान सोचते हैं उन्हीं के अनुसार हमारी चीजें हैं यही बताने में न लगे रहें। और यह बात भारत में अभी नहीं आएगी तो कभी नहीं आएगी। मेरे विचार से भारत एक तरह से इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली अब बहुत स्ट्रांग हो चुका है पिछले 70 वर्षों से, लेकिन जो वैचारिक जिसे कहें स्ट्रेंथ है, वो एक बहुत बड़ा दायित्व ही भी है। एक बहुत बड़ा दायित्व है कि कैसे हम अपने शास्त्रों को आगे बढ़ाएं, और ये हर समय हुआ। और हम लोगों को का ये दायित्व है कि अपने शास्त्रों को अब के समय में कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर विचार करना। अब हम एक उदाहरण देना चाहते हैं, क्योंकि ये काम हम अभी कुछ शुरू कर रहे हैं, कुछ काम शुरू किया, इसलिए हम दिखाना भी चाहते हैं। एक हमारे मित्र हैं नफ्ताली मिशेल, जो कि इस समय इजराइल में जेरूसलम यूनिवर्सिटी में है, और एक ये प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं वो है कि जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, हाइडेलबर्ग और हिब्रू यूनिवर्सिटी के जो ये नफ्ताली मिशेल हैं और हिलेल माली और ये विद्यार्थी हैं। इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो इंटेलेक्चुअल स्पेस है दो परंपराओं के बीच में, जो रिचुअल्स की परंपरा है, उसको एक्सप्लोर करना। क्या हम अभी आपको 1 मिनट में, एक तरफ हमारे यहाँ शौत परंपरा है और दुनिया के हर कोने में रिचुअल्स हैं, लेकिन रिचुअल्स की साइंस, थियरी ऑफ रिचुअल्स जिसे कहें, साइंस ऑफ रिचुअल्स जिसे हम कह सकते हैं, विशेषाफ्ट द रिचुअल जिसे कह सके, वो हो शायद केवल मीमांसा माने भारत में है। तो एक तरफ मीमांसा और दूसरी तरफ इजराइल के यहूदियों के जो कर्मकांड होते हैं उस पे। अब 2 मिनट, चूंकि भारतीय शौत परंपरा और मीमांसा से तो आप लोग हमसे अच्छे से परिचित हैं, हमसे ज्यादा परिचित हैं, लेकिन यहूदियों का जो है उसके 1 मिनट हम बताएं तो एक ग्रंथ है तालमुड।
एक तो पुराना ग्रंथ है सेक्रेड हिब्रू बाइबल, जो बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट जिसे कहते हैं, और न्यू टेस्टामेंट। और तालमुड जो ग्रंथ है वो हो 20 वॉल्यूम्स, इतना माने उसका आकर जिसे समझें। और वो हो हमारे यहाँ के जो धर्मशास्त्र होते हैं, एक तरह से धर्मशास्त्र के इक्विवेलेंट वो ग्रंथ हैं, जिसमें कि जो लीगल बातें हैं, इनहेरिटेंस है, ये कैसे होना चाहिए, ज्यूइश लॉ की। और ये लिखे गए मेसोपोटामिया में, जो अभी इराक, इस समय का इराक है, और वो ससानियन, पर्शियन ससानियन पीरियड है, जो कि करीब 5वीं शताब्दी ईसा के बाद। और उसके ऊपर बहुत से भाष्य लिखे गए। अब ये तालमुड जो है उसमें प्रेयर्स, विवाह का, जैसे हमारे यहाँ विवाह के धर्म ग्रंथों में बातें हैं, सिविल लॉ, मृत्युदंड और शौच अशौच, इसके वो हैं। अच्छा, एक मजे की बात यह है कि यहूदियों में के जो संस्कार होते हैं वो 78-79 एडी के बाद खत्म हो गए। कारण इसका कि ये जो टेम्पल है, जो जेरूसलम में टेम्पल है, जो वेलिंग वॉल दिखती है, जो एक वॉल है, जो एक खाली एक दीवार बची रह गई, उसके पीछे मस्जिद बनी है। तो जब वो टेम्पल नष्ट हुआ, चूंकि वो रिचुअल, वो सैक्रिफाइस उसी स्थान पे हो सकते हैं, इसलिए टेम्पल के नष्ट होने के बाद रिचुअल भी नष्ट खत्म हो गए, माने दे आर डेड रिचुअल्स। लेकिन 500 साल बाद भी उन रिचुअल्स के ऊपर मीमांसा जैसे श्रौत परंपरा के ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। अच्छा, एक अगर हम लोग हल्का सा वो करें तो बिब्लिकल रिचुअल लिटरेचर है, जैसे हमारे यहाँ का वैदिक सैक्रिफिशियल रिचुअल लिटरेचर है, शतपथ ब्राह्मण हुआ, शौत सूत्र हुए, और मिशना जैसे जैमिनी के समय का है, और तालमुड शबर के समय का, माने शबर के साथ ये 6ठी शताब्दी, ये तीसरी ऐसे कहते हैं जनरल। अब ये प्रश्न उठ सकता है, इससे क्या, सो व्हाट। हमने जब साथ बैठ के पढ़ना शुरू किया तो पहला हम लोगों ने एक ये किया कि जो हमारा ये है शबर भाषा, अब ये शकृत लोहित न्याय जो है, ये संस्कृत अरामाइक, वहां की जो भाषा है, तालमुड की जो भाषा है, उसमें ट्रांसलेट किया। अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल संस्कृत से। और जब हमने इजराइल में दिखाया तो वहां के जो पंडित थे, ब्राह्मण जिसे कहें, जो टिप्पा लगा के बैठे रहते हैं, जिनको हर अक्षर, हर पन्ना कंठस्थ है, शलाका परीक्षा वाले, वैसे एक व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति आके कहने लगे कि ये पत्र आपको कहाँ मिला, मुझे तो पूरी तालमुड ऊपर से नीचे तक याद है, और ये कहाँ से आपको मिल गया। तो मतलब वो व्यक्ति ये समझ नहीं पाया कि ये मीमांसा नहीं है, शबर नहीं है, ये माने ये शबर हैं, ये बात उसको पता नहीं थी। तो वो अपना ग्रंथ इतना साम्य दिख रहा है विचार की प्रक्रिया में। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ भी अरामाइक जो ग्रंथ है उसको हम लोगों ने संस्कृत में ट्रांसलेट किया। तो जैसे यहां पे है किमाभ्याम विशेषः शेष प्रयोजकत्वं किम भवति प्रयोजनम यदि लोहित शेषः प्रयोजकः अस्ति तदा लोहिता भावे अन्यः पशुरालम्बनीयः अप्रयोजकत्वे तु लोपः। साम्ये सति शकृत लोहित ताव अभावे अन्यः पशुरालम्बनीयः शकृत लोहितयोर अप्रयोजकत्वे लोपः। तो जो बात वो कह रहा है, शबर कह रहे हैं, अक्षरशः वही बात तालमुड के कुछ हिस्से कह रहे हैं। अब प्रश्न उठता है, इससे क्या, कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, ये एक तरह का खेल भी हो सकता है जो हम कर रहे हैं। कोई इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इतिहासविद बैठे हैं, कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं है वन वे और द अदर। अगर हम देखें तो ये बड़ी दूरी है,
तो हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारा इसको करने का उद्देश्य ये बातें कहना नहीं है कि ये पहले बड़ा संपर्क था या हुआ होगा, रहा होगा. What we suggest that a study of the classical Indian texts dedicated to the science of sacrifice, मीमांसा के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ना, जैमिनी मीमांसा सूत्र और उसकी कमेंट्री और सब कमेंट्री, ये है उनके तालमुड को एक्सप्लेन कर रही है. माने उनके ग्रंथ हैं लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसकी थियरी नहीं है. और मीमांसा में श्रौत ग्रंथ भी हैं और उसकी थियरी भी है, एक्सप्लेनेशंस भी हैं. तो जब वो पढ़ रहे हैं हमारे साथ तो उनको ये विचार समझ में आ रहा है, इसलिए यह कहा गया होगा, ये इसका ये मतलब होगा. सो मीमांसा वॉज डेवलप्ड स्पेसिफिकली फॉर द कॉर्पस ऑफ Vedic text and Vedic ritual. Yet the analytical and systematic tools, जो उसकी व्याख्या के और सिस्टम के टूल्स हैं, that it develops and the operative categories that it offers may be applicable more widely to other ritual and textual systems. तो ये शास्त्र को कैसे हम आगे बढ़ाएं, ये किस लिए, एक उदाहरण देखें. कंसीडर पाणिनि की अष्टाध्यायी. अब पाणिनि की अष्टाध्यायी की जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही, विशेषता रही कि जब पश्चिम के विद्वानों ने अष्टाध्यायी पढ़ी तो लिंग्विस्टिक्स डेवलप हुई, भाषा शास्त्र डेवलप हुआ. हाँ, दिस वर्क वॉज डेवलप्ड फॉर एनालाइजिंग. भाई संस्कृत का व्याकरण है, हाँ, संस्कृत के जो पाणिनि के सूत्र हैं वो किसी अन्य भाषा पे डायरेक्टली नहीं लगेंगे कि वर्तमाने लट यह किसी अन्य भाषा के लिए नहीं लगेगा. लेकिन वर्तमान का कॉन्सेप्ट, फोनेम का कॉन्सेप्ट, वर्ण का कॉन्सेप्ट, कारक का कॉन्सेप्ट, वाक्य की क्या संरचना होती है, लिंग का कॉन्सेप्ट, इस तरह के ये जो कॉन्सेप्ट हैं, जो एनालिटिकल स्ट्रक्चर है, जो एनालिटिकल टूल्स हैं, वो पश्चिम में लिंग्विस्टिक्स को उसने प्रमोट किया, आगे बढ़ाया. So the abstraction of modes of analysis and operative categories from the Paninian system proved to have explanatory power for linguistic systems in general and played an important role in the development of also modern computational linguistics, जो कि हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे कभी आगे. सामने में ये हमारा थोड़ी गति रुक जा रही है इसके. हाँ, ये इतना आसान नहीं है कंप्यूटर को हैंडल करना. देखिए ये हम इसी में, हाँ. सो हमारा उद्देश्य इस एक्सरसाइज, हम इसलिए उदाहरण ये दे रहे हैं कि यह प्रकार शास्त्र का पढ़ने का एक दूसरा प्रकार है कि हम अपने शास्त्र को दूसरे परंपरा के शास्त्रों के साथ बैठ के जब पढ़ें तो हो सकता है कि इन शास्त्रों में, मीमांसा के शास्त्र में जो ऑपरेटिव कैटेगरीज हैं, जो एनालिसिस का मोड है, जो एब्स्ट्रैक्शन है, जो यूनिक सेट ऑफ टूल्स हैं, वो हम शायद वो उससे उनको एक नई दिशा दिखे. तो यह है एक, और इतना ही नहीं, हमें भी एक नई दिशा दिखे, हमें भी बहुत सी बातें समझ में आए. तो यह एक मेरे विचार में जो एक वैज्ञानिक प्रकार है, वैज्ञानिक प्रकार इस एक मेथोडोलॉजी है, एक तरीका है, और उस तरीके को हम लोग, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सेल्फ रिफ्लेक्शन, हम जब जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी देखना, इस प्रक्रिया से अपने ग्रंथों को और पढ़ें. क्योंकि मेरे विचार में बहुत बड़ा दायित्व भी है, बहुत बड़ा दायित्व है. अगर हम इसमें बहुत सॉलिड रिजल्ट्स जिसे कहें नहीं सामने रख पाएंगे सारे प्रयास के बाद, तो 2 पीढ़ी बाद हमारे बच्चे हमसे प्रश्न पूछेंगे. तो इसलिए ये जो प्रयास है ये साधारण प्रयास नहीं है, ये सच युग का एक नई दृष्टि से देखना है, वही नई दृष्टि से शास्त्रों को देखने का प्रकार है. और उस दृष्टि से देखने के बाद एक
क्या निकल के आ रहा है, ये दायित्व हम लोगों को आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उसके सामने रखना और उसको फेस करना, ये दायित्व भी बहुत बड़ा दायित्व है, जिसको हम लोगों को साथ में बैठ के, साथ में चर्चा करके और आगे बढ़ाना चाहिए। इतना कह के आप लोगों को का इतना समय लिया, बहुत धन्यवाद। और दोषाकराणि विकलानि विसंष्ठुलानि शब्दार्थ शक्ति रहितान्यपि मे भवन्तु वात्सल्य पूरित हृदाम करुणार्णवानाम बालस्य दुर्विलसिताम मुदे गुरूणाम। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर आनंद मोहन जी।